नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों के योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। 1789 में फ्रांस में जो क्रांति हुई उसमें विचारकों और दार्शनिकों का क्या योगदान रहा, किस तरीके से उन्होंने क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब फ्रांस में कई ऐसे लेखक, विचारक और दार्शनिक हुए थे जिन्होंने जनता में मौजूद व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति की भावना को जागृत करने का काम किया। अब ये कहना कि सिर्फ इनकी वजह से क्रांति हुई तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। हाँ, ये जरूर है कि इन दार्शनिकों ने लोगों को शासन, समाज और जो दूसरे क्षेत्र थे जिनमें बहुत सारी बुराइयां विद्यमान थी, उन बुराइयों से आम जनता को अवगत कराया और उनमें विद्रोह की भावना पैदा की। उन्होंने उस प्राचीन व्यवस्था पर प्राणघातक प्रहार किया जो प्राचीन व्यवस्था बहुत समय से चली आ रही थी फ्रांस में। लोगों के असंतोष, क्रोध, क्षोभ आदि को उन्होंने बहुत ही शानदार ढंग से शब्दों के माध्यम से अद्भुत ढंग से प्रस्तुत किया और सुधारों के लिए एक बहुत बड़ा जनमत तैयार किया। और इस तरीके से उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसे ही कुछ विचारकों और कुछ दार्शनिकों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जिन्होंने अपनी लेखनी से, अपने विचारों से आम जनमत को प्रभावित कर, आम जनमत को सही रास्ता दिखाकर क्रांति के लिए तैयार किया। सबसे पहले हम बात करते हैं मोंतेस्क्यू की। मोंतेस्क्यू, जिनका समय 1685 से लेकर 1755 के बीच। मोंतेस्क्यू फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम फ्रांस के राजतंत्र की बहुत ही कटु आलोचना की थी। ये एक बहुत ही उच्च कोटि के वकील और बोर्दो की संसद के न्यायाधीश थे। इन्होंने 1748 में एक पुस्तक लिखी थी, कानून की आत्मा या द स्पिरिट ऑफ लॉ। एक ही बात है, द स्पिरिट ऑफ लॉ या कानून की आत्मा। और इसमें उसने फ्रांस के राजाओं के दैवी अधिकार के सिद्धांत की कटु आलोचना की थी। फ्रांस के राजा तो दैवी अधिकार के सिद्धांत में विश्वास करते थे कि उन्हें देवता के द्वारा शक्ति प्राप्त है, वो स्वयं फ्रांसीसी जनता के शासक देवता के रूप में हैं। उस चीज़ की उन्होंने बहुत बुरी तरीके से आलोचना की थी और उन्होंने फ्रांस की जो संस्थाएं थी छोटी छोटी, उन संस्थाओं का उन्होंने विरोध किया था और उन संस्थाओं को सड़ी गली खोखली संस्थाएं बताया था। उन्होंने बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से अपनी इस रचना में उन संस्थाओं का मजाक उड़ाया। और ये मोंतेस्क्यू ही था जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, लिबर्टी का बहुत बड़ा समर्थक था। उसका मानना था कि निरंकुश शासन को समाप्त करने के लिए शासन के तीनों अंगों, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन तीनों को पृथक पृथक करना आवश्यक है। और उनका ये सिद्धांत ही शक्ति पृथक्करण या शक्ति पार्थक के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अर्थात मोंतेस्क्यू के द्वारा ही शक्ति पार्थक के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। उन्होंने ये बात बताई कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों को अलग अलग किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा जब हम इन तीनों को अलग अलग कर देंगे तो ऐसा करने से ही तीनों शक्तियां एक दूसरे के अधिकारों को सीमित रखेगी और इससे जनता के अधिकारों की रक्षा संभव हो जाएगी। इसलिए उन्होंने इस बात पर बड़ा बल दिया कि तीनों शक्तियों को, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, तीनों के तीनों की शक्तियों को अलग अलग किया जाए, पृथक पृथक किया जाए, ताकि इनकी शक्तियों में बैलेंस बना रहे, संतुलन बना रहे और ये कोई भी एक शक्ति असीमित नहीं हो। एक शक्ति कार्यपालिका, व्यवस्थापिका कार्यपालिका का, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इस तरीके से
एक शक्ति एक दूसरे की शक्तियों का ध्यान रखेगी और उनके अधिकारों को सीमित रखेगी और उससे जनता को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। इसके अलावा वोल्टेयर वोल्टेयर भी एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। 1694 से लेकर 1788 के मध्य इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, 14वें लुई का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ लुई 14। लुई 14वें फ्रांस के ही शासक हैं। उन्होंने उनके ऊपर वाल्तेर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। वाल्तेर ने चर्च की बहुत बड़ी आलोचना की है और उन्होंने चर्च को बदनाम चीज़ कहकर पुकारा है। वो चर्च के बहुत बड़े आलोचक थे। वाल्तेर की गणना फ्रांस के एक बौद्धिक नेताओं में की जाती है, जो एक बहुत बड़े कवि, लेखक, दार्शनिक, इतिहासकार, पत्रकार, आलोचक, मतलब बहुत कई व्यक्तियों का समावेश था वाल्तेयर में। ये एक बहुत बड़े व्यंग्यकार भी थे और ये बार बार अपने लेखने के द्वारा फ्रांसीसी चर्च का और फ्रांसीसी शासकों का व्यंग्यात्मक तरीके से बहुत ही कटु आलोचना करते थे और इसी वजह से इनको बार बार कारावास की सज़ा भुगतनी पड़ी थी। और वाल्तेयर को हर प्रकार के अत्याचार से घृणा थी जो फ्रांसीसी जनता पर फ्रांसीसी सम्राटों द्वारा किए जाते थे। वाल्तेयर भी मांतेस्क्यू की तरह मानव स्वतंत्रता के समर्थक थे और कहा जाता है कि उसकी जो लेखनी थी उसकी धार तलवार से भी ज़्यादा खतरनाक थी। अन्याय, अत्याचार, धार्मिक भ्रष्टाचार और निराधार विश्वासों के विरुद्ध उन्होंने लगातार निरंतर रूप से संघर्ष किया था। लुई 14वें का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ लुई उसकी एक प्रसिद्ध कृति थी और इसी कृति के माध्यम से उन्होंने फ्रांसीसी जनता को जागृत करने का काम किया। उन्हें लेखन कला का जादूगर भी कहा जाता है और इनकी इस लेखनी के कारण ही उन्हें बेस्तिल के दुर्ग में बंद कर दिया गया था। बेस्तिल का दुर्ग फ्रांसीसी क्रांति में ही, इस बेस्तिल के दुर्ग से ही क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, जिसको ढहा दिया गया था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। इसी दुर्ग में वाल्तेयर को बंद कर दिया गया था। लुई 14वें का इतिहास पुस्तक के अलावा उनकी दूसरी कुछ पुस्तकें, लेटर्स ऑन द इंग्लिश और लेटर्स फिलोसॉफिक्स, ये पुस्तकें भी वाल्तेयर के द्वारा लिखी गई और इन पुस्तकों में उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के लिए एक बहुत बड़ा जनमत तैयार किया। रोज एक विद्वान हुए हैं और उनके अनुसार वाल्तेयर फ्रांसीसी विचारों का पूर्णतः दर्पण था। पूरी तरीके से फ्रांसीसी विचारों का दर्पण था वोल्टेयर। मांतेस्क्यू और वाल्तेयर के अलावा रूसो 1712 से लेकर 1778, जीन जैक्स रूसो, कहा जाता है कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति भी नहीं होती। ये फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट के शब्द हैं, जिन्होंने रूसो के बारे में कहा था कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति भी नहीं होती। रूसो एक बहुत ही न्यायशील, एक बहुत ही मतलब भला व्यक्ति, चिंतनशील, बौद्धिक रूप से बहुत ही सुदृढ़ और एक आदर्श व्यक्ति जिसे हम कह सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति में। इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जीन जैक्स रूसो के द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई थी, लेकिन इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो सामाजिक समझौता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक संविदा। और इसी पुस्तक का पहला वाक्य है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वो सब जगह से बंधनों में जकड़ा हुआ है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है कि मनुष्य जब पैदा हुआ था तब तो स्वतंत्र था, लेकिन पैदा होने के बाद वो सब जगह जंजीरों से बंधा हुआ है। ये जीन जैक्स
रूसो ही थे जिन्होंने प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया और फ्रांसीसी क्रांति का आदर्श वाक्य या फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य प्रेरणा स्रोत स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा दिया। जीन जैक्स रूसो के द्वारा ही ये नारा दिया गया था। फ्रांसीसी क्रांति पर सबसे अधिक प्रभाव अगर दार्शनिकों में वाल्तेयर, मॉन्तेस्क्यू, रूसो में से अगर किसी का पड़ा है तो वो सबसे ज़्यादा रूसो का। रूसो को ही विश्व इतिहास में आधुनिक लोकतंत्र का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने सामाजिक संविदा के अलावा एमाइल नाम का उपन्यास लिखा और इसमें रूसो के शिक्षा संबंधी विचारों का वर्णन मिलता है। उसके जो शिक्षा संबंधी विचार थे वो सारे के सारे इसी उपन्यास में मिलते हैं। इसके अलावा कन्फेशन, सेकंड डिस्कोर्स, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी, ऐसी कई पुस्तकें भी जीन जैक्स रूसो के द्वारा लिखी गई। फ्रांस की क्रांति पर वाल्तेयर और मॉन्तेस्क्यू का तो प्रभाव था, लेकिन जितना प्रभाव रूसो का था उतना प्रभाव शायद ही किसी का हो। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, इस आदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन भी रूसो के द्वारा ही किया गया। और मैंने पहले ही बताया है कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा रूसो के बारे में ही कहा गया था कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। नेपोलियन बोनापार्ट के इन शब्दों से फ्रांसीसी क्रांति में रूसो का क्या योगदान है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, इस बात का पता चलता है। इन्हीं जीन जैक्स रूसो को क्रांतिकारियों का पैगंबर भी कहा जाता है। प्रमुख रूप से जो फ्रांसीसी के क्रांतिकारी थे उनका पैगंबर भी कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव भी इसी का पड़ा था। रूसो ने सामान्य इच्छा शब्द का प्रयोग किया था और रूसो ने तत्कालीन राजनीतिक जीवन को दो प्रमुख विचार प्रदान किए थे। एक जनता की सार्वभौमिकता और दूसरा नागरिकों की राजनीतिक समानता। वो जनता की सार्वभौमिकता और नागरिकों की राजनीतिक समानता की बात करते थे। अपने सारे लेखों में उन्होंने जनता की, आम लोगों की राजनीतिक समानता की बात की है। उनके विचारों ने ही यूरोप के निरंकुश राज्यों की जड़ें खोदने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। यूरोप में, फ्रांस में भी निरंकुशी शासन था, प्रजातंत्र नहीं था, लुई 14वें का भ्रष्ट शासन था। तो इन शासकों की जड़ें उखाड़ने का काम रूसो के द्वारा ही किया गया है। जोजेफ सीए एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही कहा था कि वोल्टेयर ने तो हमारी बुद्धि को ही आकर्षित किया। वोल्टेयर, जिस दार्शनिक के बारे में हमने रूसो से पहले पढ़ा है, वोल्टेयर ने तो हमारी बुद्धि को ही आकर्षित किया, लेकिन रूसो ने तो हमारे दिलों को ही छू लिया। इस प्रकार रूसो फ्रांसीसी क्रांति के एक बहुत बड़े आधार स्तंभ थे। हमें कहें कि फ्रांसीसी क्रांति के जो मुख्य दीपक थे वो जीन जैक्स रूसो थे। वाल्तेयर, मॉन्तेस्क्यू और रूसो के अलावा फ्रांसीसी क्रांति में दिदरो, आर्लोबेयर, केने आदि भी ऐसे कई ऐसे विचारक हुए जिन्होंने लोगों को जागृत करने का काम किया। दिदरो, जिन्होंने एक विशाल ज्ञानकोश का संपादन किया, एनसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश, दूसरे विद्वानों की सहायता लेकर, और इसमें उसने दूसरे जो विद्वान थे जिनका उन्होंने सहारा लिया, सहयोग लिया, उन सब की रचनाएं इसमें संकलित की। इनके द्वारा धर्म और राजनीति से संबंधित बहुत सारे ऐसे आलोचनात्मक लेख लिखे गए और जिनसे विद्रोह की गंध आती थी। इनके इस एनसाइक्लोपीडिया में धर्म और राजनीति से संबंधित बहुत सारे ऐसे लेख लिखे गए और इनमें चर्च की अनैतिकता, सामंती व्यवस्था की अनुपयोगिता, राजतंत्र की निरंकुशता, सामाजिक असमानता, प्रशासन की भ्रष्टता, इन सब के ऊपर बहुत अधिक प्रहार किए गए। ये सब किस में लिखे गए हैं? दिदरो के एनसाइक्लोपीडिया में। और इनके लेखों से फ्रांसीसी लोगों को एक नया दृष्टिकोण मिला। इस प्रकार विद्यार्थियों, फ्रांसीसी क्रांति में इन दार्शनिकों ने
लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ी बौद्धिक हलचल पैदा कर दी और उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के एक मनोवैज्ञानिक आधार को बड़ी मजबूती प्रदान कर दी। स्वतंत्रता हो, चाहे समानता हो या सहिष्णुता हो या उन्मुक्त व्यापार हो या उनके जनसंता संबंधी विचार हो, इन सब ने जो पुरानी व्यवस्था थी उसको उखाड़ने में एक शक्तिशाली अस्त्र की भांति एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने क्रांति को जन्म दिया, कि इनके द्वारा ही क्रांति हुई, कि सिर्फ इनकी वजह से ही क्रांति हुई, हम ये बात तो नहीं कह सकते। लेकिन क्रांति के कारणों को बड़ी चतुराई के साथ लोगों के सामने रखकर, जनता के सामने फ्रांसीसी सम्राट और फ्रांसीसी नीतियों को जनता के सामने बड़ी चतुराई से रखकर उन्होंने उन लोगों को क्रांति की ओर बढ़ने के लिए जरूर विवश कर दिया, या फ्रांसीसी क्रांति को आगे बढ़ाने में इन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा एक बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त कर दिया, और जिस पर चलकर ही